बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां पर एक तरफ अभी तहरीक इंसाफ के वकला ने इमरान खान की कॉल पर एहतजाज किया है, काजी साहब के इस्तीफ़े के मुतालबे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नून लीगी उम्मीदवार की नजरसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद हुई है। जजेस के माबैन भी इस वक्त आपको इल्म है काफ़ी जो है वो तनाज़ा तूल पकड़ता जा रहा है। आइनी तरमीम होंगी या नहीं होंगी, इस हवाले से भी बड़ी मुतज़ाद खबरें हैं। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं कंबर जैदी, वो मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से कुछ खबरें और तजिया लेंगे। कंबर, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आप ये बताइएगा कि इस वक्त आज ये जो नून लीग की एक दरख्वास्त थी, चूँकि एक एक वोट इस वक्त बड़ा कीमती है, अगरचे ये उस वक्त मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपील के अंदर, लेकिन अब दोबारा इसको जो है वो लेके आए, वो क्या नुक्ता उन्होंने नजरसानी के अंदर उठाया और दोबारा कहा कि ये आरओ ने हमें दे दी है, अब सर्टिफाइड कापी दे दी है, तो आप हमें ये दोबारा जो है वो सुने, और उनकी दरख्वास्त क्यों मुस्तरद हुई है? गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, NA 97 फैसलाबाद का केस है जिसमें अली गौहर बलोच साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर ने इनका केस सुना, इनका केस रिजेक्ट कर दिया गया। वो एक नशिस्त जो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून को दोबारा दे दी जाएगी, बिकॉज इससे कबल रीकाउंटिंग के जो केसेस आए थे उसमें मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसले हुए थे। 3-1 सीटें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के हवाले हुई थी। लेकिन फिर इस केस में जब बेंच बना, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा मौजूद नहीं थे, लेकिन वो 2 जजेस मौजूद थे जो कि हामी समझे जाते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के, उन्होंने फ़ैसला बरअक्स किया। अली गौहर बलोच साहब जो हैं, उनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी गई और जो रीकाउंटिंग का मामला था वो वहीं पर दब गया। फिर अली गौहर बलोच साहब ने दोबारा से नजर सानी दरख्वास्त दायर की और इस नजर सानी दरख्वास्त को दोबारा से 1 माह के अंदर फिक्स कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वैसे बैट का डिसीजन भी पेंडिंग है, इसके अलावा कई केसेस पेंडिंग है। 3 दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से आ चुकी हैं, लेकिन अली गौहर बलोच साहब का केस, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, विद इन मंथ फिक्स कर दिया गया। आज दोबारा इस मामले की समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर साहब ने इस मामले को सुना। इस मामले में हुआ क्या? अच्छा, एक बात, ये ऐसा तासर नहीं बन रहा कि काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए अपने ही वोट पूरे कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ ये लगाया गया? देखें, ये तासुर जिस तेज़ी के साथ लगाया गया, ये तासुर पहले बन रहा था, लेकिन इस केस के फैसले, क्योंकि मेरिट पर फैसला हुआ है, फैसला क्या हुआ है वो आप समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। फैसला ये हुआ है कि अली गौहर बलोच साहब ने जो रीकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी कि रीकाउंटिंग होनी चाहिए, वो रिज़ल्ट कंसोलिडेशन एक होती है, उसके बाद दी गई थी। जब नताइज मुरतब करने का तरीक़ाकार हो, उसके दरमियान अगर कोई दरख्वास्त आ जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रीकाउंटिंग की, तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है उसको रीकाउंट करने का। लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स के बाद अगर कोई दरख्वास्त आती है तो ये कानून में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि उस टाइम रीकाउंटिंग नहीं हो सकती। अब जब रीकाउंटिंग नहीं हो सकती तो इनका बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस था। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो कि आज़ाद हैसियत में खड़े थे, 2341 वोटों का डिफरेंस था। 9000 के करीब वोट रिजेक्ट हुए थे। तो ये समझ रहे थे कि रीकाउंटिंग की दरख्वास्त होगी तो ये ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो फैसला किया गया दोनों जजेस की जानिब से, उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि आपकी जो दरख्वास्त आई है वो कंसोलिडेशन ऑफ द रिजल्ट्स, यानी नताइज मुरतब जब किए जा रहे थे उससे पहले आई है। आपकी दरख्वास्त उसके बाद आई है, लिहाजा आपको अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना होगा, अपना केस कंटेस्ट करें अगर आप समझते हैं आपके साथ धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रीकाउंटिंग के मामले पर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने लगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो टाइम बार हो गया, इस वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और सवाल इससे रेलेवेंट करूंगा नाजरीन की आसानी के लिए, कि अभी काजी साहब ने 2 दिन पहले एक फैसले के अंदर उन्होंने कमेंट किया कि जब वोट खुल जाएं तो फॉर्म 45 की अहमियत नहीं उनके नज़दीक, बल्कि वो जो वोट हैं उनकी अहमियत है। तो जबकि वोट तो फिर आपको इल्म है कि रिजेक्ट भी हो जाते हैं, फिर वहाँ पे जिसके अंदर फॉर्म 45 की अहमियत है या वो काजी के बकौल, काजी साहब के बकौल उसकी ज़्यादा अहमियत है? देखें,
चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कोई अहमियत नहीं है जब वो बैलेट बॉक्स खुल जाए, वोट की काउंटिंग शुरू हो जाए। ये बेसिकली उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं दी, अपने फैसले में भी ये चीज़ तहरीर फरमाई है। लेकिन मामला क्या है, बेसिकली देखा जाए तो वोट खुल जाए, अगर बैलेट आपके पास मौजूद हो तो उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। उसकी वजह यह है कि बैलेट को गिन के ही फॉर्म 45 और फॉर्म 47 बनाया जाता है। लेकिन इस तमाम मामले में मसला क्या है, जब बैलेट खुलते हैं, रीकाउंटिंग होती है, तो बहुत सारे ऐसे वोट हैं जिनको बोकस करार दे दिया जाता है। और उस टाइम पे बोकस अगर फ़र्क 2000 के उससे आ रहा है, 4000 आपके बोगस वोट निकल आए, तो कैंडिडेट्स के जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो नीचे वाली पोजीशन पे भी आ जाता है। इसी वजह से फॉर्म 45 उस टाइम जो कलेक्शन होती है वो तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने होती है, जो काउंटिंग होती है वो तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने होती है। आप भी उम्मीदवार हैं, मैं भी उम्मीदवार हूँ, मेरा पोलिंग एजेंट है, आपका पोलिंग एजेंट है। फॉर्म 45 पे साइन होंगे, रिजल्ट मुरतब होगा, फिर फॉर्म 47 इशू होगा जो कि रिटर्निंग अफसर शामिल करेगा। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ये मंतक मेरी समझ से तो बाहर है जब वो कहते हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की अहमियत नहीं है। सर, धांधली का इशू ये है कि जब वो वोट खुलते हैं तो उनमें बोगस वोट लगा के दूसरे कैंडिडेट्स को जिता दिया जाता है, और आप कह रहे हैं फॉर्म 45 का इशू नहीं है। यहाँ पे जमात इस्लामी से लेकर जो कि एक मुखालिफ जमाती तरीके इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि हम फॉर्म 45 दिखाते हैं आपको, आप ये फैसला करें कि उस दिन रिजल्ट्स में क्या हुआ है। ये फॉर्म 47 की जो पार्लियामेंट बनाई हुई है, ये तो फिर सारा तनाज़ा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस जजमेंट में दफन करने की कोशिश की, लेकिन अवाम तो बेवकूफ़ नहीं है ना। अवाम को तो समझ आती है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तनाज़े को आप क्यों दबाना चाह रहे हैं। तो राइट नाउ मसला ये है कि यहाँ से जो फैसले आ रहे हैं वो हम एक देख रहे हैं कि पर्टिकुलर माइंड सेट के साथ आ रहे हैं, और वो फैसले जो हैं जब आवाम में जाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जब आप अवामी अदालत में जाते हैं तो उन पर रद्द अमल आता है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आपने देखा कि पिछले दिनों अभी एक बेकरी का इशू चला था, जो कि मैं मुजम्मत करता हूँ कि किसी भी फैमिली के साथ अगर कोई आए तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कि लोगों के अंदर एक जो है ना वो आग बनती जा रही है और लोग इस पर गुस्सा हो रहे हैं कि इतना बड़ा इदारा जिसके फैसले सब पर बाइंडिंग होते थे, लोगों को अपना कोई तनाज़ा होता है तो यहाँ से आके फैसले होते हैं, अगर इसको बेतौकीर कर देंगे। आज ये जो है लोग जजमेंट नहीं मान रहे, आज हुकूमत की लोग जजमेंट नहीं मान रहे, कल को ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी इंडिविजुअल का तनाज़ा आएगा तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा ये तो आपस में खतो खिताबत करते हैं, ये तो उस जो है बेंच का या उस पार्टी का जो है हिस्सा है, तो ये तो इंसाफ कर ही नहीं सकता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों से एतमाद उठता जा रहा है, और यही वजह है कि हम जो है बार बार क्रिटिसाइज़ करें कि खुदारा फ़र्द वाहिद के लिए, उसकी एक्सटेंशन के लिए, उसके मामले को जांचने के लिए, उसको नवाजने के लिए आप इस इदारे को तबाह ना करें। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त मुतज़ाद ख़बरें हैं। एक ख़बर ये है कि आइनी तरमीम के लिए हुकूमत पूरी तरह कोशिश कर रही है, और ये आइनी तरमीम की कोशिश होगी और उसी के अंदर ही एक्सटेंशन का मामला बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि उसके अंदर शामिल है और बाज़ इसको अलग करके भी देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आइनी तरमीम होने जा रही है? देखें, 63A का केस लगा हुआ है 30 तारीख को, 5 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच को हेड करें। 63A की इंटरप्रिटेशन जो कि जस्टिस मुनीब ने फैसला तहरीर फरमाया, और उसमें लिखा यह गया है कि अगर पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ कोई वोट देगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर मबनी बेंच, जिसमें ज़्यादातर उनके हामी जजेस बैठे हुए हैं, वो ये कर लेते हैं, इसमें की तशरीह ये कर लेते हैं, नहीं वो वोट काउंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो पार्लियामेंट में है उसके लिए एक मौका मिल जाएगा, लोगों को ख़रीदा जाएगा। तरीके इंसाफ के लोग अगर मजबूत सफ़ों में नहीं हुए तो वो बिक जाएंगे, और फिर आइनी तरमीम के लिए राह हमवार हो जाएगी। प्रेशर डाल के उठाया भी जाता है, लोगों को बड़ी ऑफर्स भी की जाती हैं, ज़्यादा पैसे भी दिए जाते हैं, फैमिली पे भी ज़दुकोब होता है। तो मुख्तलिफ हरबे हैं जिनके ज़रिए फिर वोट जो है इस साइड पे आ जाता है, और जब वोट इस साइड पे आए और काउंट हो जाए फिर मौलाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो स्कीम थी आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन या उसके फैसले को दोबारा से लगाने की, और उसमें आपको पता है एक तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया, क्योंकि वो कमेटी जो इससे कबल फैसले ये करती थी कि कौन सा बेंच कौन से केस सुनेगा, उसमें जस्टिस मुनीब को हटाया गया, और वो जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात
ज़्यादा किए गए हैं। उसी दिन हमने देखा कि जस्टिस मुनीब हट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं और फ़ौरन 63A आर्टिकल 63A का नजर सानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 30 सितंबर के लिए मुख्तस हो जाती है, मुकर्रर हो जाती है। तो अब ये तमाम चीज़ें तो समझ आ रही हैं, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जो इस मामले को देख रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। और फिर अगर ये मामला हो जाता है तो एक राह हमवार हो जाएगी। मौलाना के जो अभी इन्हें तलवे चाटने पड़ रहे हैं, इनके पीछे भागना पड़ रहा है, मौलाना कभी इन्हें काबे की तरह उन्हें तवाफ करा रहे हैं अपने घर का, तो फिर इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस जस्टिस काजी फाइजी सा एक रास्ता खोल देंगे जिससे फ्लोर क्रॉसिंग हो सके और तहरीके इंसाफ और दीगर पार्टीज के रहनुमाओं को तोड़ा जा सकता है, उनसे वोट लिए जा सकते हैं, आईनी तरमीम हो सकती है। अच्छा, अगर जस्टिस मुनीब कुछ दिनों के लिए उस बेंच के लिए अवेलेबल ना हो तो एक नुक्ता ये है कि फिर जो है इसको एडजर्न किया जाएगा, इतना जल्दी यानी टाइम गेन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अब जस्टिस मुनीब पे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ख़त लिख के एक पूरा चार्ट शीट उन्हें कर दिया है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में टाइम भी नहीं देते हैं, ये गर्मियों की तातीलात ज़्यादा करते हैं, ये चैम्बर वर्क ज़्यादा करते हैं, ये इनका रवैया जो है अपने बड़ों से नाशाइस्ता है, इनका रवैया जो है मेंबरान से जुडिशल कमीशन के वो गैर महज़ब है। तो अब क्या जस्टिस मुनीब उस बेंच में बैठेंगे और दी हुई जजमेंट ये जस्टिस मुनीब की है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जस्टिस मुनीब अगर इससे रिक्यूज़ करते हैं तो आया जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुकम्मल तौर पे हम देख रहे हैं जिस तरह बुलडोज करके किसी और जज को शामिल करेंगे, या जस्टिस काजी फाइज ईसा इस बात का एहतराम करेंगे कि जस्टिस मुनीब ने चूंकि ये जजमेंट लिखी है, उनका ये इस बेंच में होना ज़रूरी है ताकि वो रिव्यू में शामिल हो सकें। तो ये अभी राइट नाउ एज ऑफ नाउ अभी इसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला। अच्छा, ये बताइए कि क्या फुल कोर्ट की डिमांड अगर ये 8 जजेस कर देते हैं, चूँकि अक्सरियत है, तो काजी साहब अगर फुल कोर्ट जो है वो इजलास तो नहीं करेंगे, तो अगर होता है तो उनकी अकलियत वहाँ पे बज़ैर नज़र आ रही है। तो इसको यहाँ कोर्ट रिपोर्टर्स जो बातचीत होती है, आप किस जाविये से देख रहे हैं? कोई कार्ड्स हैं जस्टिस मंसूर के पास, जस्टिस मुनीब के पास, या काजी साहब भी बलडोज करते जाएंगे? देखिए, आईनी तरमीम रोकने के लिए दो चीज़ें हो रही हैं, एक वकला का प्रेशर बनाया जा रहा है, दूसरा मौलाना से बात हो रही है, तीसरा आर्टिकल 63A का जो एक कार्ड है वो जस्टिस मुनीब के पास है। जस्टिस मुनीब अगर उस बेंच में नहीं बैठते, जस्टिस मुनीब रिक्यूज़ करते हैं और वो मामला डिले होता है, तो तकरीबन 30 दिन का बन रहा है ये पूरा टेन्योर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का रहता है। तो उसमें फिर कोई पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन जिस तरह से 25 दिन हो जाएंगे, जी 25 दिन हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से पेशरफ्त हो रही है हम देख रहे हैं कि हर चीज़ को बुलडोज किया जा रहा है। तो इख्तियारात इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, और अब बेंच की कॉम्पोजिशन की कमेटी से जब जस्टिस मंसूर अली शाह निकल चुके हैं तो 2 जजेस इसको देखेंगे। कौन से जजेस? जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने माजरत कर लिया है। तो ये कभी इम्कान है कि जिस तरह से चीज़ें बुलडोज होती आ रही हैं, आगे भी उसी तरह से बुलडोज होके चलेंगी। फुल बेंच तब बनता है जब जस्टिस मंसूर उस कमेटी में होते, जस्टिस मुनीब होते, और वो दोनों ये कहते कि नहीं, किसी भी केस की समाअत या इस इंपॉर्टेंट केस की समाअत फुल बेंच को करनी चाहिए। तो राइट नाउ ये तो हमें मुश्किल लग रहा है कि अगर किसी मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि जुडिशल कमीशन जो कोर्ट मीटिंग है, फुल कोर्ट मीटिंग है, इसका जस्टिस मंसूर ने इंतजामी इजलास भी होता है ना, मैं वही उसी की तरफ आ रहा हूँ। फुल कोर्ट मीटिंग के हवाले से जस्टिस मंसूर ने अपने ख़त में लिखा कि आपको अगर जजेस कमेटी में कोई तब्दीली करनी थी, आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते और उस मीटिंग में ये डिसाइड होता कि क्या करना है, कंसेंसस से फैसला होता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मैंने ख़त पढ़ा है जो कि जस्टिस मंसूर के जवाब में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस बात को एड्रेस ही नहीं किया हुआ, इस बात का जवाब ही नहीं दिया हुआ कि उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई। जस्टिस काजी फाइज ईसा तो इस बात के हामी थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बादशाहत ख़त्म होनी चाहिए, सबको मिलकर मुश्तरका तौर पर फैसले करने चाहिए। अब वही जस्टिस काजी फाइज ईसा उसी इख्तियार के साथ खुद फैसले कर रहे हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद, और बाकी सारे जजेस उनका मुंह तक रहे हैं। तो वैसे एक आखिरी बात करूंगा कि काजी फाइज ईसा साहब ने ये 2023 अप्रैल के अंदर ना एक इंटरव्यू दिया था, गुफ्तगू उनके ऑर्डिनेंस के हवाले से बड़ी उन्होंने कहा था कि इमाम आदम अबू हनीफा को कादी उल क़ज़ात का एक ख़ुसूसी ओहदा ऑफ़र किया। ये ओहदा पहले मौजूद नहीं था, मगर उन्होंने ये ओहदा कबूल करने से इनकार किया था। ये कादी साहब ने खुद जो है
ये एक अपनी मैं गुफ्तगू अब के काजी अंदर साहब के हम क्या क्या बयानात निकालें। काजी साहब के तो ये भी बयानात मौजूद हैं कि जब पार्लियामेंट इन सेशन है तो तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। सदर मुमलिकत किस हैसियत में ऑर्डिनेंस जारी करता है? ये कोई आमरीत का दौर है? तो अब ये कोई आमरीत का दौर है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक़ में ऑर्डिनेंस आते हैं और वो उनका इस्तेमाल भी फ़ौरन कर लेते हैं? ये कोई जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है मुल्क से? तो ये बातों को सोचना होगा। आपने जो बयानात दिए हैं वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। आपकी जो ऑर्डिनेंस के हवाले से राय थी कि पार्लियामेंट में जब एक चीज़ पर डिबेट हो सकती है उसके ज़रिए आप चीज़ लाएं, तो आप क्यों डायरेक्ट ऑर्डिनेंस करें? अच्छा, जिस दिन ऑर्डिनेंस हुआ है उसी दिन कमेटी भी फौरन फॉर्म कर ली गई है, उसी दिन अपनी मर्जी का जज भी लगा दिया। और एक दिन पहले काजी साहब उसी इजलास के अंदर शिरकत भी उन्होंने नहीं की। देखें, एक दिन यानी पहले उनको अंदाजा तो होगा कि कल कोई ऐसा होने ये वाला। सारी गोंदल साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारी मिलजुल के गेम हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का देख लें कि 8 दिन इजलास बुलाता रहा, 9वें दिन फिर दरख्वास्त लेके इधर आ गया कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला आया, इससे पहले शॉर्ट ऑर्डर अलग आया, इससे पहले जो उनकी 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक वजाहती जो इन्होंने वजाहत के लिए एप्लीकेशन दी थी उस पर भी फैसला आया, जिसमें यह बाकायदा लिखा हुआ है कि कोई भी कानून साजी की जाती है फैसला आने के बाद तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन का। लेकिन जब हम मानने के लिए बातें तैयार ना हो फिर तो जी बहुत शुक्रिया कंबर जैदी साहब। नाजरीन, आपने सुना जो कुछ इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई रही हैं वो आपके सामने रखी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।